हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम ओटाटिस मीडिया विथ इफ्यूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईएनटी के अंदर आज हमारा टॉपिक है ओएमई यानी कि ओटाटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ठीक है, ओएमई। तो ये जो डिसीज़ है उसके अदर नेम बहुत से हैं, तो डिसीज़ को समझने से पहले उसके अदर नेम कौन कौन से हैं वो हमें समझना ज़रूरी है, वो हमें जानना ज़रूरी है। तो हम इसके अदर नेम कौन कौन से हैं वो जानते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूज़न ये नेम तो है ही, उसके साथ साथ अदर नेम कौन से हैं तो कि सबसे पहला है सीरस ओटाइटिस मीडिया। क्या है? सीरस ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, सीरस ओटाइटिस मीडिया ये भी इस ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन का अदर नेम है। उसके बाद इसका और एक नेम है SOM यानी कि सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। क्या? सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया। फिर उसके बाद इसका नाम है म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया। म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया। फिर उसके बाद इसका नाम है ग्लूयर। फिर उसके बाद इसका नेम है, ये जो हमने पढ़ा वो ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, OME। ठीक है, तो ये 5 नेम हमने देख लिए कि ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, ग्लूयर, म्यूकोइड ओटाइटिस मीडिया, SOM यानी कि सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया या सीरस ओटाइटिस मीडिया। ये सब इसमें से कोई भी नाम बोले, ये सब एक ही डिसीज़ है। ठीक है, अब ये जो डिसीज़ है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जो OME है उसकी हमें डेफिनेशन पढ़नी है, फिर उसके बाद उसकी पैथोजेनेसिस, फिर इटियोलॉजी इसकी क्या होगी वो, फिर क्लिनिकल फीचर्स, हियरिंग टेस्ट हम कौन सी करवाने वाले हैं वो, एंड उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे वो। तो इतने पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि इस डिसीज़ के अंदर होता क्या है। तो क्या होता है इस डिसीज़ के अंदर, तो कि जो हमारी मिडल ईयर क्लेफ्ट है। अब आप ये पूछेंगे कि ये मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या है, तो एक्यूट सुपीरियरिटी ओटाइटिस मीडिया के अंदर हमने देखा था, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या होती है। तो मिडल ईयर क्लेफ्ट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं, तो कि जो हमारा मिडल ईयर है वो, उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स जैसे कि यूस्टेशियन ट्यूब, एटिक, एडिटस, एंट्रम एंड मेस्टर्ड एयर सेल्स, ये सब जो स्ट्रक्चर्स है वो मिलकर बनाते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट। तो इस डिसीज़ के अंदर क्या होने वाला है, तो कि जो हमारी मिडल ईयर क्लेफ्ट है उसके अंदर नॉन प्यूरुलेंट स्टेराइल मटेरियल जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, भर जाएगा नॉन प्यूरुलेंट स्टेराइल मटेरियल। स्टेराइल मतलब कि उसके अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिजम्स। अब जनरली ये जो फ्लूइड है, जो सब्सटेंस है जो मिडल ईयर क्लेफ्ट के अंदर भर जाने वाला है, वो मोस्ट कॉमनली तो थिक एंड विसिड ही होते हैं, बट कभी कभी थिन एंड सीरस भी हो सकते हैं। तो ये देख ली हमने डेफिनेशन। और ये जो कंडीशन है वो मोस्ट कॉमनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमनली जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो हमने बात की थी कि हम कौन कौन से पॉइंट्स देखने वाले हैं, उसके अंदर हमने डेफिनेशन की बात कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। अब हम देखते हैं कि इस डिसीज़ की पैथोजेनेसिस क्या होगी। तो पैथोजेनेसिस के अंदर हमें 2 चीज़ें पढ़नी है कि 2 चीज़ों की वजह से ये हो सकता है। तो सबसे पहला है कि माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। क्या है? माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। अब इसके अंदर क्या होता है, तो कि यूस्टेशियन ट्यूब्स के फंक्शन का हमारा एक अलग से वीडियो है, तो आपको अगर पता हो तो यूस्टेशियन ट्यूब जो हमारी है उसका फंक्शन क्या होता है कि जो मिडल ईयर के सिक्रीशन है उनको बाहर निकालना, मिडल ईयर को ठीक से जो सिक्रीशन फेरिंग्स के अंदर हो वो मिडल ईयर के अंदर ना जाने देना, एंड जो मिडल ईयर के सिक्रीशन है उसको बाहर निकालना वहाँ से। तो अगर यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो मिडल ईयर के अंदर जो सिक्रीशंस हो गए वो ठीक से बाहर नहीं निकाल पाई, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो कि जो वो सिक्रीशन है वो मिडल ईयर के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक्सटर्नल ईयर था, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, एंड ये जो है वो मिडल ईयर था। मिडल ईयर की जो ये यूस्टेशियन ट्यूब है यहाँ पे ये इनर ईयर होगा।
तो यूस्टेशियन ट्यूब है वो अगर यहाँ से जो फ्लूइड सेक्रेट होने वाले हैं उसको बाहर नहीं निकाल पाई तो क्या होगा, तो कि जो फ्लूइड है वो यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, एंड उसकी वजह से ये डिसीज होगा, ठीक है। ये फ्लूइड यहाँ पे जमा हो गए अगर एंड बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा, तो कि उसकी वजह से ये डिसीज होने वाला है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या है, तो कि ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो तो ठीक से काम कर रही है, वो तो जो सिक्रेशन यहाँ पे मिडल ईयर में बन रहे हैं उसको बाहर निकाल रही है, बट ये जो मिडल ईयर का म्यूकोजा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या है दूसरे नंबर पे, तो कि इंक्रीज्ड सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ मिडल ईयर म्यूकोजा, ठीक है। पैथोजेनेसिस के अंदर क्या देखा हमने, तो या तो ये यूस्टेशियन ट्यूब ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से ये जो सिक्रेशंस है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, एंड दूसरे नंबर पे हमने देखा कि भाई यूस्टेशियन ट्यूब तो ठीक से काम कर रही है बट मिडल ईयर के म्यूकोजा इतने एक्टिवेट हो गए हैं कि वो ज़्यादा जो सिक्रेशंस है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें से कोई भी कंडीशन हो उसकी वजह से लास्ट में क्या होने वाला है, तो कि यहाँ पे सिक्रेशंस इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये है पैथोजेनेसिस इसकी। हमने पैथोजेनेसिस देख ली है, अब इसके बाद हमें देखनी है इसकी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी के अंदर क्या होने वाला है, तो कि सबसे पहला है माल फंक्शनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, जो हमने पैथोजेनेसिस के अंदर देखा वही। तो अब ये जो यूस्टेशियन ट्यूब का माल फंक्शन है वो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हो सकता है वो देखना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहला उसके अंदर है एडिनोइड हाइपरप्लाजिया, एडिनोइड हाइपर प्लाजिया। अगर एडिनोइड जो है उसकी साइज़ इंक्रीज हो गई है तो वो यूस्टेशियन ट्यूब का जो ओपनिंग होगा उसको ब्लॉक करेंगे, इसकी वजह से जो यूस्टेशियन ट्यूब मिडल ईयर के सिक्रेशंस है वो मिडल ईयर से फेरिंग्स के अंदर नहीं ला पाएगी। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है क्रोनिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। फिर उसके बाद है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, फिर उसके बाद है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंग्स। ट्यूमर कौन से, जो कि बिनाइन वाले भी एंड मैलिग्नेंट वाले भी। ट्यूमर किसके, तो कि नेजोफेरिंग्स के। अब क्या होगा कि नेजोफेरिंग्स के अंदर बिनाइन और मैलिग्नेंट कोई भी ट्यूमर होगा अगर, तो वो ट्यूमर की साइज़ जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे वो यूस्टेशियन ट्यूब का जो ओपनिंग होगा उसको कवर करते जाएंगे, उसको ब्लॉक करते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, तो कि जो मिडल ईयर के सिक्रेशंस हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तो कि पेलेटल अगर कोई डिफेक्ट है, जैसे कि पैलेट डिफेक्ट, जैसा कि क्लेफ्ट पैलेट हो गई हमारी या पैलेटल पैरालिसिस हो गया, तो ये सब जो कंडीशन है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो सिक्रेशंस बाहर नहीं निकाल पा रही है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है एलर्जी। अब क्या है कि सीजनल और पेरिनियल एलर्जी कोई भी हो, जैसे कि चिल्ड्रन को कोई फूड की एलर्जी हो, कोई सब्सटेंस अगर वो इनहेल कर जाए उसकी एलर्जी हो, तो कोई भी एलर्जी के अंदर भी ये हो सकता है। फिर उसके बाद है अनरिजोल्व्ड ओटाइटिस मीडिया। मगर इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को एक ASOM है यानी कि एक्यूट सुप्योरिटिव ओटाइटिस मीडिया है अगर किसी को, एंड उसको हमने इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरापी दी, मतलब कि हमें 10-15 दिन तक अगर एंटीबायोटिक थेरापी की उसको ज़रूरत हो और हमने 5-6 दिन के लिए ही दी, या फिर हमने उसको पूरी कंप्लीट 15 दिन की दवाइयाँ दी और उसने कंप्लीट दवाइयाँ नहीं ली, मतलब कि किसी भी रीज़न की वजह से उसका जो ASOM है वो ठीक नहीं हुआ कम्प्लीटली, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और उसके बाद वायरल इन्फेक्शंस है, जैसे कि एडिनोवायरस का इन्फेक्शन, राइनोवायरस का इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के कोई इन्फेक्शन, ये सब की वजह से भी जो मिडल ईयर के म्यूकोजा है उसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये हो गई इसकी इटियोलॉजी। तो ये जो बात की हमने इसके अंदर हमने इटियोलॉजी देख ली है। अब इसके बाद हमें देखना है क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमें क्या, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमें दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहला तो हमें देखना है कि उसके सिम्टम्स क्या क्या होने वाले हैं।
मतलब कि वो पेशेंट हमारे पास आके हमको क्या क्या बोलेगा कि उसको क्या हो रहा है। तो सबसे पहले सिम्टम्स ही देख लेते हैं हम। सिम्टम्स के अंदर है कि हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस मतलब कि वो आके हमें बताएगा कि भाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, मुझे सुनने में तकलीफ़ हो रही है, ऐसा कुछ। एंड ये हम पूछेंगे कि भाई कब से स्टार्ट हुआ, कैसा कैसा, हम अगर पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे उसकी, तो हमें पता चलेगा कि ये जो हियरिंग लॉस है वो इंसीडियस ऑनसेट होगा एंड 40 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे है डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच। अब क्या है कि डिफेक्टिव स्पीच, अब क्या है कि उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम अगर उसके साथ बात करेंगे तो उसको थोड़ा देर से सुनाई देगा और वो थोड़ा देर से रिस्पॉन्स करेगा। ये सब कुछ होता है। तो डिफेक्टिव स्पीच, डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच मतलब कि वो थोड़ा देर से हमें रिप्लाई करेगा। फिर उसके बाद है माइल्ड ईयर एक, उसको थोड़ा थोड़ा उसके ईयर के अंदर पेन भी हो रहा होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हम हिस्ट्री लेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हो गए। तो ये हमने क्या देख लिया, ये 3 चीज़ें जो है वो सिम्टम्स के अंदर देख ली। मतलब कि वो पेशेंट हमारे पास आके हमको ये बताएगा कि भाई मुझे सुनना ही नहीं दे रहा ठीक से एंड ये सब। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने ये तो कर ली हिस्ट्री की बात। अब हम क्या करेंगे, तो कि उसको ईयर के अंदर प्रॉब्लम है तो हम उसके ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे एंड हम अगर ओटोस्कोप की मदद से उसके ईयर के अंदर देखेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वो हमें यहाँ पे सेकेंड नंबर पे देखना है कि ओटोस्कोपिक फाइंडिंग्स। तो ओटोस्कोपिक फाइंडिंग्स के अंदर सबसे पहला है कि हम देखेंगे ना तो हमें उसका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा वो कैसा दिखेगा, क्योंकि उसका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा वो डल एंड ओपेक होगा, डल एंड ओपेक। एंड जनरली जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर हमें लाइट रिफ्लेक्स देखने को मिलता है ना, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का हमें रिट्रैक्शन की भी देखने को मिलेगा। एंड ये कितना रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा वो तो उसके डिसीज का कितना सीवियर डिसीज है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होगा ना, पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ पे हमें थोड़ा सा बल्ज भी देखने को मिलेगा। अब ये बल्ज क्यों देखने को मिलेगा, तो कि जो मिडल ईयर होगा, मिडल ईयर होगा तो मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड बहुत सा भर गया है, तो यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो ये फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, इसकी वजह से जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट होगा वहाँ पे हमें थोड़ा सा बल्ज भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें देख ली हमने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो ओटोस्कोपिक फाइंडिंग के अंदर हमने सबसे पहला देखा है कि हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो कि जो सबसे पहला टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का अपीयरेंस होगा वो डल एंड ओपेक होगा, जो लाइट रिफ्लेक्स है वो नहीं देखने को मिलेगा, हमें एब्सेंट होगा लाइट जो रिफ्लेक्स है वो। फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वहाँ पे हमें थोड़ा सा बल्ज देखने को मिलेगा। एंड फिर यहाँ पे क्या है कि जो हैंडल ऑफ मेलियस होगा ना, मेलियस का हैंडल एंड जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके अराउंड, मतलब कि ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर हुआ तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की ये जो पेरीफेरी है, यहाँ पे पेरीफेरी ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे एंड हैंडल ऑफ द मेलियस पे हमें लैश ऑफ ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी, मतलब कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स वहाँ पे एग्रीगेट हो गई हो ना, ऐसा देखने को मिलेगा। एंड फिर क्या है कि जब जो फ्लूइड है पीछे की तरफ, मतलब कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की पीछे की साइड, वहाँ पे क्या होगा, तो कि मिडल ईयर होगा, और मिडल ईयर के अंदर अगर जो फ्लूइड है वो थिन हुआ एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट होगा ना, तो हमें फ्लूइड लेवल एंड एयर बबल भी देखने को मिलेगा। मतलब कि क्या है कि ओटोस्कोपिक फाइंडिंग में ही हम बात कर रहे हैं। क्या होता है कि ये जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड उसके पीछे अंदर की साइड जो मिडल ईयर होगा वहाँ पे फ्लूइड है, तो एंड ये जो फ्लूइड हुआ अगर वो थिन होगा ना तो हमें इस तरह से फ्लूइड लेवल भी देखने को मिलेगा।
ठीक है। फ्लूइड लेवल भी देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे फ्लूइड हो ना, इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। एंड एयर बबल्स भी देखने को मिलेंगे इस तरह से, एयर बबल्स, ठीक है। तो ये बात कर ली है हमने ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग की, क्या है कि फ्लूइड लेवल एंड एयर बबल्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई है क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमें देखना था कि भाई सिम्टम्स हमें क्या क्या बताने वाले हैं वो, एंड ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग। तो ये बात हो गई हमारी क्लिनिकल फीचर्स की। इसके बाद देखेंगे हम कि हम हियरिंग टेस्ट उसकी कौन कौन सी करेंगे। अब क्या है कि हम उसकी हियरिंग टेस्ट करेंगे। तो हियरिंग टेस्ट ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हम उसकी कौन सी करेंगे। तो अगर आपको ये डिसीज़ का मैनेजमेंट पूछे ना कि भाई आप जो ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन है उसको मैनेज कैसे करोगे, तो मैनेजमेंट के अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन भी बतानी होती है एंड हमें ट्रीटमेंट भी बतानी होती है। तो ये हियरिंग टेस्ट जो है ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्ट हम क्या करेंगे, तो कि हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट करेंगे। तो ट्यूनिंग फोक टेस्ट के अंदर हमें क्या जानने को मिलेगा, तो कि हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ऐसा जानने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले रीना टेस्ट करेंगे तो रीना टेस्ट नेगेटिव आएगी, मतलब कि बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन एयर कंडक्शन होगा। जनरली एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है ना बोन कंडक्शन से, तो रीना नेगेटिव आएगी, मतलब कि बोन कंडक्शन ज़्यादा होगा एयर कंडक्शन से। ये ट्यूनिंग फोक टेस्ट की ही बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें CHL यानी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है ऐसा जानने को मिलने वाला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम करेंगे, कौन सी टेस्ट करेंगे, तो कि वेबर करेंगे। एंड वेबर के अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो कि जो वेबर किस साइड लेटरलाइज होगी, तो कि लेटरलाइज टू अफेक्टेड ईयर, मतलब कि जो डिसीज वाला ईयर है उसके साइड लेटरलाइज होगी। उसके बाद ABC करेंगे हम, तो वो नॉर्मल हमें है ऐसा जानने को मिलेगा। मतलब ये जो ABC नॉर्मल है उसका मतलब क्या है, तो कि जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है उसमें एंड जो नॉर्मल इंसान होते हैं उसमें, इन दोनों के अंदर ये जो ABC है, मतलब कि एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, वो पेशेंट एंड एग्जामिनर दोनों की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हो गई ट्यूनिंग फोक टेस्ट की बात। उसके बाद सेकंड नंबर के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो कि सेकंड नंबर पे है ऑडियोमेट्री। तो ऑडियोमेट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कि 20 to 40 डेसिबल का हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर के अंदर हम क्या करवाने वाले हैं, तो कि इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। तो उसके अंदर हमें टाइप B का देखने को मिलेगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अंदर फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं कि हम एक्सरे करवाएंगे मेस्टोइड्स का, एक्सरे मेस्टोइड्स। तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कि जो मेस्टोइड एयर सेल्स हो गए ना, एयर सेल्स, उसका क्लाउडिंग हो गया हो ऐसा हमें देखने को मिलेगा, क्लाउडिंग ऑफ एयर सेल्स। ये जो एक्सरे मेस्टोइड है ना, उस व्यू को क्या बोलते हैं, शुलर्स व्यू बोलते हैं ना उसको। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है कि हम PTA यानी कि प्योर टोन ऑडियोग्राम करवाएंगे। उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कि एयरबोन गैप जो है AB गैप वो प्रेजेंट हो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात कर ली है इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। अब इसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या करने वाले हैं उसके बारे में पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है, तो कि हमने डेफिनेशन देख ली, पैथोजेनेसिस, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड हियरिंग टेस्ट, मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो देख ली। अगर आपको कोई मैनेजमेंट पूछे तो आपको इन्वेस्टिगेशन मतलब कि ये जो टेस्ट है ये इन्वेस्टिगेशन वो भी लिखनी है, वो भी बतानी है, एंड ट्रीटमेंट। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मैनेजमेंट वाला पार्ट। बट ये जो ट्रीटमेंट है वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, ठीक है। थैंक यू।